अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टडी वीज़ा से रेलेवेंट मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी न्यूज़ है जो कि मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा कनाडा में इंटरेस्टेड हैं तो हो सकता है ये न्यूज़ आप ऑलरेडी सुन चुके हों, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं कि इसका क्या मतलब है। नंबर वन तो कनाडा ने अनाउंस किया है कि वो स्टेबलाइज ग्रोथ के लिए अपने जो स्टडी परमिट इशू करेगा 2024 के अंदर, वो तकरीबन 364,000 यानी कि 3,64,000 न्यू स्टडी परमिट जो है वो इशू करेगा, जो कि मास्टर्स डिग्री, पीएचडी डिग्री या मेडिसिन एंड लॉ डिग्री के अलावा हैं। अगर आप इसमें आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं कि ज़्यादातर लोग जो आते थे वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए आते थे, और उसके अलावा जो है हमारे पास ज़्यादातर जो होता था डिप्लोमा में या दूसरे तीसरे आ रहे होते थे। तो खैर इन्होंने जो अनाउंसमेंट की है उसमें इन्होंने ये कहा है कि सितंबर 1 2024 से न्यू जो इनटेक लाजमी बात स्टार्ट होगा वो सितंबर से होगा, और उसके अंदर जो है वो आपके 364,000 लोग जो है स्टडी परमिट उनको इशू होगा। उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी चेंजेस की हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ताकि आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आप जो है वो इस क्या मज़ीद इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आई है वो ये कि जैसे आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते थे तो उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता था। वो अब जो वर्क परमिट है वो सिर्फ और सिर्फ जो मास्टर्स डिग्री के लोग हैं या उनको, और जो पीएचडी कर रहे हैं या उसके अलावा जो मेडिसिन एंड लॉ में हैं उनको मिला करेगा। थर्ड नंबर पे जो स्पाउस हैं, जैसे यूके ने भी कुछ दिनों पहले अनाउंस किया था कि स्पाउस जो है वो पहले आप अपने साथ ले आते थे वर्क परमिट स्टडी वीज़ा के बेस पे, अभी आप अपने स्पाउस को नहीं ला सकेंगे अगर आप मास्टर पीएचडी मेडिसिन या लॉ के अंदर जो है वो नहीं कर रहे। तो ये कुछ बेसिक चेंजेस जो हैं वो आई हैं जिन्हें मैंने आपको समराइज करके बता दिया। इसका मेन मकसद क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे आ गए थे, और बहुत ज़्यादा जब स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो ऑफ कोर्स हाउसिंग की जो प्राइसेस है वो डिस्टर्ब होती हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा जगह चाहिए होती है, जॉब्स ज़्यादा जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और लोगों की ज़्यादातर जो इंटेंशन थी वो सिर्फ और सिर्फ कनाडा में पढ़ाई करना नहीं आना था, बल्कि वो कमाई करने के लिए सादा लफ्ज़ों में आना चाहते थे। स्टडी वीज़ा एक बहाना होता था जिसके ज़रिए उनको यहाँ पे लाते थे। बहुत छोटे छोटे इंस्टीट्यूट बने हुए थे। मैंने खुद यहाँ पे जब मैं फर्स्ट टाइम आया मैंने देखे कि कुछ कॉलेजेस ऐसे बने हुए हैं जो कि एक छोटी सी बिल्डिंग है, एक छोटा सा जो है वो उन्होंने 3-4 रूम लिए हुए हैं, और उस पर एक जो पूरा का पूरा उन्होंने कॉलेज बना दिया, और वो धड़ाधड़ जो है वो स्टडी वीज़ाज इशू करते जा रहे हैं। तो अभी इसके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन हुई है, ताकि जो लोग भी स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि पीछे उन्होंने जो फंड्स थे 10,000 को 20,000 प्लस पे लेके चले गए। तो उसका भी सिर्फ एक ही मकसद था कि जो स्टडी करने आ रहे हैं कनाडा में उनका मेन मकसद स्टडी करने का होना चाहिए। देखिए, आप स्टडी वीज़ा कोई भी जो है वो लोअर क्लास या मिडिल क्लास तो अफोर्ड नहीं कर सकता। हम बात करें इंडिया की, पाकिस्तान की या डिफरेंट कंट्रीज़ की, जो रिच क्लास होते हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं। सो उनका मेन मकसद ये है कि बच्चे पढ़ाई करने के लिए आएँ, उनका मेन इंटेंशन ये हो कि यहाँ पे पढ़ाई करें और यहाँ से फिर वापस चले जाएं। सो बजाय इसके कि जब उनको बाकी दिए जाते थे कि जी आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाएगा, और उसके बाद छोटे छोटे स्कूल और कॉलेजेस उनको जो है वो करवा रहे होते थे प्रोग्राम, तो इट मीन्स कि उनका ज़्यादा जो फोकस होता था वो जॉब्स पे होता था, बाहर होता था, एज कम्पेयर टू स्टडी वीज़ा। सो दोस्तों, ये जो सारे के सारे हैं ये मोस्टली मास्टर्स या पीएचडी या उनके लिए नहीं है, लेकिन बाकी ज़्यादा जो तादाद में लोग आते थे वो आते थे इंटर कर लिया, 10+2 कर लिया, उसके बाद आपकी एफए है, आईकॉम है, इस एजुकेशन के बाद जो है वो आप अप्लाई करते थे बैचलर्स के लिए, या आप जो है वो अप्लाई करते थे किसी डिप्लोमा के लिए। तो ये अभी जो है वो तकरीबन 364,000 या 360,000 जो स्टडी परमिट्स हैं वो इशू होंगे, और उसमें भी जो है प्रोविंसेस को आगे दिया गया कि प्रोविंसेस जो है जो ऑलरेडी ज़्यादा इशू कर चुकी है पिछले कई सालों में उसको कम किया जाए, और जो कम जिस प्रोविंस में इशू हुए हैं उसमें ज़्यादा किया जाए। दोस्तों, इन सारी बातों को सामने रखते हुए
इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि आपने अभी ये करना है कि पहले जहाँ पे आप किसी भी लोकल कंसल्टेंट को हायर करके स्टडी वीज़ा कोई भी अप्लाई करवा देते थे, अभी इस तरीके से आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। रिजेक्शन रेट इंक्रीज होगा क्योंकि लाजमी बात है लिमिट कम है, तो इसलिए आपको एक्सपीरियंस्ड पर्सन की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस्ड लॉयर की ज़रूरत है जो कि आपके केस को बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करें। इंडिया में, पाकिस्तान में, गल्फ कंट्रीज़ में बहुत अच्छे कंसल्टेंट बैठे होंगे, बट आई एम सॉरी टू से मैं जो कैनेडियन जो RCIC मेंबर्स हैं उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, और आपको भी मैं स्ट्रांगली यही सजेस्ट करता हूँ कि आप कनाडा में जो कंसल्टेंट या लॉयर बैठे हैं उनसे रब्ता करें, अपना केस डिस्कस करें। अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं तो वो आपके केस को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जिससे आपका स्टडी वीज़ा अप्रूव होगा। अदरवाइज अगर आप समझते हैं कि जिस तरीके से पहले आप कमज़ोर केस बनाते थे और स्टडी वीज़ा अप्लाई करते थे आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो 3,60,000 हैं ये आपको नंबर्स बड़ा लग रहा होगा, लेकिन पूरी दुनिया से लोग हैं इसमें। इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, गल्फ कंट्रीज से हैं, चाइना से हैं, यूरोप से हैं, पूरे के पूरे जो लोग आउटसाइड से आते हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। तो आप खुद सोचें कि इतने लोगों में ऑफ कोर्स जहाँ पे पहले स्टडी वीज़ा का रिजेक्शन रेट हाई था, ऑफ कोर्स और ज़्यादा हाई होगा, तो आपको एक्सपीरियंस लॉयर की ज़रूरत है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं आप मुझसे नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जो है वो एक्सपीरियंस्ड लॉयर का नंबर शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी हमारे कुछ क्लाइंट्स के स्टडी वीज़ाज अप्रूव करवाए हैं और मैं उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। सो दोस्तों, ये स्टूडेंट के लिए ऑफ कोर्स अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ ऑफ कोर्स कनाडा के बेनिफिट्स में ली गई है, और आपको ऑफ कोर्स इसको फॉलो करना है, आपके पास और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू।